गुड इवनिंग एवरीवन। हम जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेशियो एनालिसिस। उसमें हमने लिक्विडिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज और एफिशिएंसी रेशियोज जो थे वो ऑलरेडी कवर कर दिए। अब हमने इस सिलेबस के हिसाब से जो लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज पढ़ने हैं उनका नाम है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अभी तक अगर आप लोगों ने देखा होगा, अब जितने भी हमने रेशियोज पढ़े वो बैलेंस शीट को लेके थे ऑलमोस्ट। कुछ थे एफिशिएंसी में जो बैलेंस शीट और पीएनएल दोनों से लिंक थे, ठीक है। बट आज जो हम रेशियोज पढ़ेंगे ये सारे मोस्टली लिंक विद रिस्पेक्ट टू पीएनएल है कि आपकी एफिशिएंसी विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट कमाने की कितनी है। तो जितना ये रेशियोज अच्छे होंगे, जितनी ये परसेंटेज अच्छे होंगे प्रॉफिट्स की, उतना माना जाएगा कि आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। तो इसमें हम 5 तरह के रेशियोज पढ़ेंगे, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सिंपल फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो हम परसेंटेज में दिखाते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम परसेंटेज में दिखाते हैं। अगर आपने पीएनएल को देखा होगा तो पीएनएल कुछ इस तरह से बनता है। पीएनएल दिखा दो, ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट तो कुछ इस तरह से बनता है। पीएनएल आप सबको पता ही होगा। इसको लिखते हैं हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर जो भी एंडिंग होगा, ठीक है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट यहां पे आता है ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहां पे आता है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और इन दोनों का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आता है। ये इन सब का टोटल आएगा, ये इन दो का टोटल आएगा, ठीक है। दिस माइनस ऑल दिस इज ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम क्या बनाते हैं, ये जीपी को इधर लेते हैं पीएनएल में। यहां पे अगर आपकी कुछ अदर इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम, तो वो इधर आती है। यहां पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। अगर मैं बताऊंगा सैलरीज आती है, डेप्रिसिएशन आता है, जनरल एक्सपेंस, इंटरेस्ट आता है और लास्ट में आपका नेट प्रॉफिट आता है। इस तरह से बनता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो आपको ऑलरेडी आता है बनाना, ठीक है। अब सबसे पहला रेशियो हम देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, हमने कल भी किया था इस ऐसे क्वेश्चन को। सेल्स में से जब हम कॉस्ट प्राइस लेस करते हैं उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने एक चीज 120 रुपए में बेची, वो चीज मुझे 100 रुपए में पड़ी थी, तो आप बोलते हो आप ग्रॉस में 20 रुपया कमा रहे हो। आप ग्रॉस में 20 रुपया कमा रहे हो, तो आपका मार्जिन इसमें 120 में कितना है, 20 रुपया। कॉमन में भी यूज करते हैं, जैसे दुकानदार वो बोलता है मैं आपसे 50 रुपये से बोलते हैं ना ऐसे वर्ड, मुझे इसमें 50 रुपए ही कमाने, 500 कोई चीज में, तो हम बोलेंगे उसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है। तो हम क्या बोलते हैं, जब वो बोलता है कि ये 500 मैं आपको दे रहा हूं और मुझे इसमें सिर्फ 50 रुपए कमाने, अगर मुझे देखना है इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना है, तो हम क्या बोलेंगे,
कितना प्रॉफिट बोल रहा है ग्रॉस में, 50 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, दैट इज 10%। तो हमें क्या समझ आता है कि भाई 450 की इसकी चीज है, 50 रुपये अपना ग्रॉस प्रॉफिट रख रहा है, 500 में बेच रहा है, तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कि चीज में ये कितना कमा रहा है, दैट्स कॉल्ड जीपी रेशो। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका ऐसे निकलता है, सेल्स माइनस कॉग्स और डिवाइडेड बाय सेल्स। और जब सेल्स की बात करेंगे हम नेट सेल्स की बात करेंगे, अगर मैंने पूरे साल में 1 लाख का माल भेजा, उसमें से 10,000 का वापस आ गया मेरे पास, तो नेट सेल मैंने कितनी करी है, 90,000। 90,000 में कितना प्रॉफिट कमा है ग्रॉस में, सपोज 9,000, तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आएगा 9,000 डिवाइड बाई 90,000 इंटू 100। ठीक है, यहां तक समझ आया? इट गिव्स एन इंडिकेशन, अगर हम देखेंगे आपको कि सिर्फ बाय और सेल में इसका कितना मार्जिन है, बाय और सेल में इसका कितना मार्जिन है। तो ये आपको ये भी एक इंडिकेशन देता है कि ये जो मार्जिन आपको मिल रहा है, इसमें से आपको बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी बाद में लेस करने पड़ेंगे, तब आपको प्रॉफिट कमेगा। तो डायरेक्टली आपको आइडिया देगा कि भाई इससे ज्यादा तो मैं लॉस में नहीं कमा सकता, इतना मेरे पास ग्रॉस में मार्जिन है। बट अगेन, क्या मैं उतना कम वैल्यू पे कमा सकता हूँ फिर बेच सकता हूँ? द आंसर इज नो, बिकॉज आपको फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो उसे रिकवर करने हैं। बट स्टिल इट गिव यू डायरेक्शनली एन आइडिया कि आप ग्रॉस में कितना कमाते हो। मैंने आपको इन्वेंट्री पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको बोला था रिटेल सेल्स प्राइस मेथड होता है, और जिसमें वन ऑफ द तरीका ऑफ कैलकुलेटिंग द क्लोज स्टॉक। आप देखो सेल कितनी है, उस इंडस्ट्री में देखते हो कि ऑन एन एवरेज ग्रॉस में कितना मार्जिन कमाता है, उससे आप जीपी निकालते हो और डिफरेंशियल फिर क्लोजिंग स्टॉक निकाल देते हो। पर यहाँ पे हमें सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में देखना है कि ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट या तो ऐसे निकल जाएगा, या तो क्वेश्चन से निकालना पड़ेगा। आपको सेल का फिगर दिया होगा, कॉस्ट का फिगर दिया, कुछ भी दिया होगा, तो वैसे तरह से आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100, दैट विल बी योर जीपी रेशियो। यहां तक किसी दोस्त को कोई डाउट, किसी साथी को कोई डाउट? No, चलो sir. एक क्वेश्चन कर ले। चलो, देयर इज दिस क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। कैश सेल 1 लाख, क्रेडिट सेल 90,000, सेल्स रिटर्न 10,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 80,000। कैलकुलेट जीपी रेशियो, जल्दी बताओ। GP ratio is equal to GP divided by net sales into 100. What is the net sales? One नेट lakh में eighty आप thousand. 1,80,000, बहुत अच्छा है। कैसे सर? कैश में 1 लाख, Return क्रेडिट में sales. 90,000, टोटल इज 1,90,000। उसमें से 10,000 का सामान वापस आया, तो अल्टीमेटली आपने बेचा कितना, 1,80,000। 1,80,000 का आपने बेचा। ठीक, एंड व्हाट इज द जीपी? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द जीपी? Yes, sir. It's net sales minus cost of goods sold. 1,80,000 minus 80,000. बहुत अच्छा, 1 lakh. 180, तो सर हमारा जीपी जो है वो 1 लाख। Now what's the gross profit margin? 1 लाख डिवाइड बाय 180 इंटू 100, कितना हुआ बेटा? कितना हुआ? जिसके पास कैलकुलेटर है कर लो। कितना हुआ? कैलकुलेटर चिन्ह था क्या ना, मुझे ही भेजने पड़ेंगे यहाँ से कैलकुलेटर। 55.5. ठीक है, तो 55.5%। ठीक है, थोड़ा था अब टफ क्वेश्चन।
सेल आपकी 10 लाख है, जीपी जो है वो 25% ऑन कॉस्ट है। कैलकुलेट जीपी रेशो, वही से जल्दी। कोई इसमें ट्राई कर सकता है? कैन एनीवन ट्राई दिस क्वेश्चन? जीपी 25% है, बट कॉस्ट पे। The 25 into 10 lakh divided by 100 minus 25. मैं दोस्त लिखूंगा, आप बोल रहे हो 25, आप बताओ, मैं लिखूंगा। जीपी निकालने के लिए आप बोल रहे हो ना अभी? जीपी रेशो बोल रहे हो कि जीपी जीपी बोल रहे हो? ये तो बताओ बताओ दोस्त। 25% ऑन कॉस्ट सर, वही निकलेगा ना जीपी। बताओ 25 बताओ। इंटू 25 इंटू 10 lakh 10 लाख divided by 100 minus 25. 100 माइनस, कर लो बेटा, आपके पास कैलकुलेटर तो होगा ना? दैट इज 75 ना। कर लो कर लो कर लो, ट्राई कर लो। ये आपने फॉर्मूला क्या बनाया, आप बता पाओगे मुझे? ये फॉर्मूला क्या बनाया आपने? सर ऑन सेल्स, जब ऑन कॉस्ट होता है तो हमें सर उसकी परसेंटेज, क्योंकि जीपी डायरेक्ट दिया हुआ है, तो ऑन जीपी कॉस्ट दिया हमें। है 25% ऑन कॉस्ट है, मेरे को यहाँ पे कॉस्ट नहीं दिया, मेरे को सेल निकाल के दिया है। मेरे को सेल दिया है ना। नॉर्मली हम बोलते हैं जीपी परसेंट 20%, 25%। अगर कुछ नहीं निकलता हम बोलते हैं सेल पे 25% है, तो सीधे आता है 10 लाख पे 25%, 2.5 लाख का आता है जीपी। तो फिर आता है 2.5 लाख डिवाइड बाई 10 लाख इंटू 100, तो आपका आता 2 लाख का या 20% का आपका जीपी आता। बट यहाँ पे आपको सेल्स सेल्स पे नहीं बोला गया, बोला है कि कॉस्ट पे आपका 25% है। तो इस केस में कैसे करते हैं? आपने एक जस्ट गलती कर ली, आपने 100 माइनस 25 बोला, इट इज 100 प्लस 25। ठीक है, अभी होता कैसे उसको लॉजिकली समझेंगे। मैंने आपको असल में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना था, तभी मैंने ये क्वेश्चन डाला कि मुझे आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना है जो आपको हो सकता है किसी और जगह काम आ जाएगा, या एग्जाम में वैसे क्वेश्चन बनेगा। बहुत सिंपली समझने की कोशिश करेंगे, अच्छे से समझना। मैं बहुत सिंपली बता, अगर मेरी कॉस्ट प्राइस है 100, समझ लेना मेरी बात। अगर मेरी कॉस्ट प्राइस है 100, इसको चाहो तो नोट कर देना, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। आई गेस आपने पढ़ा होगा अभी तक, एमकॉम तक, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे होंगे। मैं यहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिख रहा हूं और यहाँ पे सेलिंग प्राइस लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मेरा कॉस्ट प्राइस होगा 100, समझ लेना मेरी बात, और मैं इसको 150 में बेच रहा हूं, मैं 150 पे बेच रहा हूं। लेट मी राइट इट लाइक दिस। मेरा जीपी कितना है? 50। ठीक है, मुझे बताओ कॉस्ट पे कितना मार्जिन है मेरा? कॉस्ट पे मेरा कितना मार्जिन है? अगर मैं बोलूंगा कि मेरा जीपी 50 रुपए है, तो कॉस्ट पे कितना है? सर कॉस्ट पे ये है 50 बाई 100, by 100. दैट इज Oh, दैट इज 1/2। 1/2, 50 1 से 50, 52 से 100। तो कॉस्ट में मेरा ये बना 1/2। बट अगर मैं इसको सेलिंग प्राइस पे देखूं क्या बनेगा? सेलिंग प्राइस पे बनेगा 50 डिवाइड बाय 150। तो सेलिंग प्राइस पे बनेगा, यस एग्री? एग्री विथ मी और नॉट? yes, sir. यहां तक समझ आया? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो इसको अगर परसेंटेज फॉर्म में करोगे तो क्या क्या बनेगा? अगर मेरा कॉस्ट पे 50% है मार्जिन, 1/2 इंटू 100 करोगे 50% हो गया। तो सेल्स पे कितना बनेगा? ये 33.33%।
या ऐसे रखो, अगर कॉस्ट पे 1/2 है और सेलिंग प्राइस पे 1/3, और इसको निकाला कैसे हमने, सेलिंग प्राइस में 50 जितना जीपी है डिवाइड बाय 150, 150 कैसे पाया, 100 प्लस रेट ऑफ जीपी, 50 डिवाइड बाय 100 प्लस रेट ऑफ जीपी दैट वाज 50। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बना। आपके केस में देखा 25 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 25, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से ना, तो 25 डिवाइड बाय 100 प्लस 125, मतलब ये 10 लाख में क्या है, कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट। तो फॉर्मूला बना ऐसे, कॉस्ट प्लस 25% ऑफ कॉस्ट इज इक्वल इन योर केस 10 लाख रुपये। समझ आया बात? लेट कॉस्ट बी एक्स, तो क्या बना, 1x प्लस 0.25x इज इक्वल टू 10 लाख। तो 1.25x इज इक्वल टू 10 लाख, तो x इज इक्वल टू 10 लाख डिवाइडेड बाय 1.25, तो आपका x जो निकलेगा इस केस में दैट विल बी 8 लाख। तो दैट योर कॉस्ट इज 8 लाख, योर सेल्स इज 10 लाख, योर जीपी विल बी 2 लाख। Your GP is 2 lakh and your sales is 10 lakh. Your GP is 2 lakh and another thing was GP ratio is 20%. अब वो कैसे आ गया इधर, जो ऐसे मैंने आपको बता दिया। ये तो पूरा मैथमेटिकली ये क्वेश्चन हो गया। अब इसको थोड़ा और समझते हैं जो आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। हमें निकला अगर कॉस्ट 1/2 होता है तो सेल्स पे अगर उसी चीज को निकालेंगे तो 1/3 होता है। नाउ आई टेक अनदर एग्जांपल, सपोज माय कॉस्ट प्राइस इज 150, माय कॉस्ट प्राइस इज 150, मेरा मार्जिन है 50, तो आई एम सेलिंग इट एट 200। तो कॉस्ट पे कितना हो गया सर, कॉस्ट पे हो गया 50 डिवाइड बाय 150 दैट इज 1/3। कॉस्ट पे कितना हो गया ये, कॉस्ट पे कितना हो गया 1/3। सेल्स पे कितना बने गया 50 डिवाइड बाय 200 दैट इज 1/4। तो आपको जब ऐसे करोगे तो आपको एक ट्रेंड समझ आएगा कि अगर कॉस्ट पे 1/3 है तो सेल्स पे हो जाएगा या 1/4। या दूसरे तरीके से परसेंटेज में करोगे, अगर कॉस्ट में 33.33% होगा, सेल्स पे वो 25% होगा। ठीक है, अब देखो अगर मेरी कॉस्ट है 160, अगर मेरी कॉस्ट है 160 और मैं 40 का मार्जिन ऐड कर रहा हूं, तो मैं कितने में बेच रहा हूं 200 पे। तो क्या निकला, कॉस्ट पे अगर देखेंगे 40 डिवाइड बाय 160 कितना हुआ 1/4। और इसको सेल के हिसाब से देखो 40 डिवाइड बाय 200 कितना, 0 कैंसिल, 4 मतलब देखो 4 5 20, 1/5। मतलब अगर इस पे 25% है सेल्स पे, कॉस्ट पे होगा ये, सॉरी कॉस्ट पे अगर 25% होगा, सेल्स पे ये होगा 20%। यहां पे देखो कॉस्ट पे कितना था 25%, सेल्स पे कितना होगा, फॉर्मूला कैसे 20%, 10 लाख पे 20% कितना होता है 2 लाख। बट यहां से आपको एक ट्रेंड समझ आया जिसको आप नोट करोगे। तो ऐसा बना, कॉस्ट पे सेल्स पे, अगर प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट पे होगा 1/2, सेल्स पे होगा 1/3, अगर कॉस्ट पे होगा 1/3, सेल्स पे होगा 1/4, बताओ अगर कॉस्ट पे होगा 1/5, इस पे होगा 1/6, 6. या अगर इस पे 1/4 होगा, इस पे 1/5 होगा। वन बाई फाइव होगा। इसको परसेंटेज में करने के लिए बहुत आसान है, 1/5 होगा, ये 1/6 होगा। तो इसको अगर परसेंटेज में करोगे, अगर कॉस्ट पे होगा 50%, तो सेल्स पे होगा 33.33%। अगर यहां पे होगा 33.33%, तो यहां पे होगा 25%। अगर यहां पे होगा 25%, यहां पे होगा 20%। अगर यहां पे होगा 20%, यहां पे होगा 16.67%। दिस इज हाउ इट वर्क्स, जो आपको याद रखना है। ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बट इससे पहले, शॉर्ट से पहले मैंने आपको इसको लॉजिकली समझा दिया, एक एक करके मैंने आपको समझा दिया कि किस तरह से आता है। तो अगर आपको एग्जाम में टाइम बचाना है
तो आपने इतना पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं करना है। अगर कॉस्ट पे 25% होगा दैट इज 1/4, तो इस पे होगा 1/5, तो 10 लाख डिवाइड बाई 5 या 25%, यहाँ पे 20% होगा। जिस तरह से करोगे 10 लाख का 20% होगा जीपी, तो आपको जीपी आएगा, तो वहां पे टिक मार देना 20 लाख, अगर 2 लाख अगर जीपी निकालना है। अगर जीपी रेशो निकालना है तो सीधे पता है जीपी रेशो सेल्स पे निकालना है, अगर 25% है वहां पे 20% होगा सेल्स पे। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक है, एक नया कंसेप्ट सीखने को मिल गया आप लोगों को। Yes, sir. सर इसमें है ना वो वाला कॉन्सेप्ट भी, लाइक कॉस्ट प्राइस हमें 100 के बराबर हमेशा रखना होता है। समझा नहीं मैं आपकी बात। सर जब ऐसे वगैरह देके होता है ना परसेंटेज में, मैंने एक बार हाँ, सीखा था परसेंटेज कि तो उस 100 टाइम में ही पे। होता है। परसेंटेज का मतलब ही होता है, परसेंट का मतलब क्या हो गया, पर 100। फिर हाँ जितनी भी वो कॉस्ट होगी पर 100 होगी। ये मैंने आपको यहाँ पे समझाने के लिए बोला कि हाउ नहीं इट नहीं, वर्क्स। हाँ सर सर, उसमें उसमें मतलब जो मैंने पढ़ा था ना उसमें बोला गया था कि मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको सेलिंग प्राइस वगैरह निकालना होगा, आप हमेशा कंसिडर करोगे कॉस्ट प्राइस जो है वो हमेशा 100 है। फिर उसके बेसिस पे आप सेलिंग प्राइस को ये करोगे, मतलब जो होगा सेलिंग प्राइस, फॉर एग्जांपल अगर 20% होगा, 25% होगा, वो फिर एड अप हो जाएगा उसको उस 100 पे। नहीं, अगर आपको सेल्स पे दिया तो आप 100 पे कॉस्ट पे कैसे ऐड करोगे? अगर आपको बोला गया है कि सेल्स पे आपका 25% मार्जिन है, तो आप कॉस्ट पे ऐड थोड़ी करोगे 100 पे। वो तो आप नहीं कर सकते हो। या तो आप कुछ और बोलना चाहते हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपको ये देखना है क्वेश्चन में जो दिया है, कॉस्ट पे मार्जिन दिया है कि सेल्स पे मार्जिन दिया है। बट मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया कि अगर देखो सेल्स पे दिया होता तो सीधे निकल जाता, पूछने की जरूरत नहीं थी। अगर कॉस्ट पे दिया था तो टाइम बचाने के लिए या तो आप पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला कर लो, जो मैंने ये कर दिया। चलो कॉस्ट को 100 मान, ये कॉस्ट को एक्स मानेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा एक्स प्लस 0.25 ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 लाख। फिर फॉर्मूला कर दिया मैथमेटिकल डेरा के। अगर टाइम बचाना है तो मैंने आपको ये समझा दिया इस तरीके से। अगर कॉस्ट पे 1/4 है, सपोज कॉस्ट पे 1/5 है, ये 1/4 हो गया, 25% 1/4 हो गया, तो सेल्स पे ये कितना होगा? सेल्स पे ये 1/5 होगा। 5 होगा। हाँ हाँ सर, हाँ वो भी ठीक है, ये वाला मेथड भी ठीक है जो आपने बोला। हाँ, इससे आपको टाइम बच जाएगा। बट मैंने आपको ये लॉजिकली समझा दिया, ठीक है ना। चलो अब हम दूसरा मेथड पढ़ते हैं। बहुत आसान है ये। इसका नाम है नेट प्रॉफिट रेशियो। अच्छा, उधर क्या देख रहे थे हम? ग्रॉस में आप कितना कमा रहे हो। इधर हम देखेंगे नेट में कितना कमाएंगे। अगेन तो फॉर्मूला क्या बनेगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अगर मैं क्वेश्चन ऊपर देखूंगा तो इधर हम देख रहा था कि सामान को लाना और बेचना, उसमें ही आपको कितना मार्जिन है। फिर उसके बाद आपके बाकी खर्चे भी होते हैं, सैलरीज देनी है, डेप्रिसिएशन देना है, जनरल एक्सपेंस करने हैं, इंटरेस्ट देना है, डेप्रिसिएशन देना है, ये सब खर्चे करने हैं। वो सब माइनस करके जो आपका नेट प्रॉफिट है, नेट में आप कितना कमा रहे हो, तो फॉर्मूला विल बी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई नेट सेल्स इंटू 100, कि नेट में आप कितना कमा रहे हो। और ये आपको बताएगा रियल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो इसके बाद आपको ये चीज भी पता चलती है भाई इतना आपके पास मार्जिन और होता है कि जिससे अगर आप कुछ और खर्चे करना है तो कर सकते हो। बट यस, इट गिव्स एन इंडिकेशन कि आप नेट में कितना कमाओगे। तो कल को अगर किसी को देखना है कि इस फर्म का कितना, अगर नेट प्रॉफिट आपका 10% आ रहा है सपोज, तो द फर्म कैन इंडिकेट, कल को अगर इसकी 1 करोड़ की सेल होगी तो 1 लाख का इसका प्रॉफिट होगा। तो जो बैंक्स होते हैं वो इस चीज को देखते हैं कि भाई इसका नेट प्रॉफिट कितने होने वाला है। नेट प्रॉफिट जब इतना होगा तो उसके बाद ही अपना इंटरेस्ट इंटरेस्ट हमें पे कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कितना मार्जिन रहेगा। दैट्स हाउ दे टेक द कॉल। तो नेट प्रॉफिट सिंपल है, लास्ट में आपका कितना प्रॉफिट कमा बच रहा है इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन देके, डिवाइडेड बाय आपकी नेट सेल्स इनटू 100। ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन डाल देता हूं मैं। आपकी जो सेल्स है 10 लाख, जल्दी बताओगे आप लोग इसका आंसर। आपका जो कॉग्स था दैट इज 5,20,000, और आपके जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो 20,000 है। कैलकुलेट जीपी रेशो, कैलकुलेट नेट प्रॉफिट रेशो। जल्दी जल्दी बताओ।
टाइम नहीं लगना चाहिए। जीपी कितना है, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितना है 4,80,000 बोला के दी डिवाइड बाई 10 लाख, कितना होता है 48%। और नेट प्रॉफिट कितना हो गया 4,80,000 माइनस 20,000, दैट इज 4,60,000 डिवाइड बाई 10 लाख, कितना होता है 46%। ठीक है, चलो अब मैं एक ट्विस्टेड क्वेश्चन डालूंगा, तो आपको अगेन जो मैंने अभी कंसेप्ट समझा था उसके हिसाब से बताना है। जीपी रेशियो है 25%, कॉग्स है आपका 6 लाख, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है आपके 2 लाख। टेल मी जीपी रेशियो, टेल मी एनपी रेशियो, टेल मी जीपी फर्स्ट, जीपी बताओ। जीपी बताओ, जीपी अगर सेल्स पे 25% है, कॉस्ट पे कितना होगा? 33.33। दूसरे तरीके से होता है, अगर कॉस्ट सेलिंग प्राइस पे 1/4 है तो कॉस्ट पे कितना होगा? ये 1/4 हुआ ना, 25% का मतलब क्या है, 25 डिवाइड बाई 100, 1/5 दैट इज 1/4। अगर सेल्स पे 1/4 है तो कॉस्ट पे कितना होता है? एक से कम होता है ना दोस्त, कॉस्ट में कम वन बाई होता है थ्री 1/, तो कितना मार्जिन होगा? 6 लाख इंटू 1/3 कितना हो गया? 2 लाख। तो आपका जीपी 2 लाख हो गया, 6 लाख पे 2 लाख हो गया, तो टोटल सेल कितनी आपकी होगी? तो हिसाब से आपकी सेल निकलेगी, सेल कितनी होगी? 6 लाख प्लस 2 लाख, दैट्स 8 लाख। अब चेक करो, 8 लाख में 25% कितना आता है? 2 लाख, पूरा हो गया। अब जीपी रेशो कितना निकला आपका? जीपी रेशो तो दिया ही था क्वेश्चन में, मैंने जीपी पूछा था, जीपी रेशो तो दिया ही था क्वेश्चन में 25%। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपने निकला 2 लाख, 2 लाख डिवाइड बाय 8 लाख, दैट इज 25%। और नेट प्रॉफिट कितना हो गया? सपोज इनडायरेक्ट एक्सपेंस 1 लाख करते हैं, अब जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंस लेस करो तो नेट प्रॉफिट कितना हो गया आपका? 1 लाख। तो 1 लाख डिवाइड बाई 8 लाख वो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो होगा, 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 कितना होता है? 12.5 12.5। 12.5%, ये आपका नेट प्रॉफिट रेशियो। समझ आई बात? अच्छा, अब अगर आप पीएनएल को देखोगे, ये आता है ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आता है? उसके बाद अगर कुछ इनडायरेक्ट इनकम्स आ गई वो ऐड करते हैं, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ गए उसमें लेस करते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब सैलरीज है, डेप्रिसिएशन है, जनरल एक्सपेंस है, इंटरेस्ट है, कुछ और लॉस है, वो सब आता है। उसके बाद आता है नेट प्रॉफिट। तो दो फॉर्मूला तो हमें आ गए, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब ग्रॉस में आप कितना कमा रहे हो, एंड नेट प्रॉफिट आप नेट में कितना कमा रहे हो, ये दो तो हमारे हो गए। अब दो फॉर्मूलाज और हमें है, जो हम बोलते हैं, जिसका बोलते हैं हम ऑपरेशंस। क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस। आपको पता होगा जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट भी पढ़ेंगे वहां पे हम पढ़ते हैं कि एक्टिविटीज को कोई बाइफरकेट बिटवीन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का हम बोलते हैं, तब मैं डिटेल में बता ही दूंगा, कि जो आपके प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग, जो मेन आपका जो बिजनेस है उसमें जो एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती है, वहां से जो आपको प्रॉफिट होता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग, उनको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बोलते हैं, और वहां से जो प्रॉफिट आता है उसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। तो वहां से एक टर्म आती है, दो टर्म्स आते हैं बेसिकली, इनको मैं यहां कवर करूंगा। एक होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरा होता है फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो अगर फॉर्मूला देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, इट इज जीपी माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट, कि ग्रॉस में आपने कितना कमाया था, उसमें से आपको जो ऑपरेशंस को लेकर कॉस्ट थी वो लेस करेंगे। तो अगर हम यहां पे देखेंगे सैलरीज, ये ऑपरेशंस को लेके होता है, तो ये लेस हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, बट ये ऑपरेशंस के लिए होता है। डेप्रिसिएशन पीछे अगर देखो, प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा है, प्लांट एंड मशीनरी क्यों है? बिजनेस करना है, तो ये भी बनता है आपका ऑपरेटिंग। जनरल एक्सपेंस जो बिजनेस में होता है वो भी ऑपरेटिंग होती है। इंटरेस्ट जो है ये एक फाइनेंसिंग कॉस्ट होता है।
इंटरेस्टिंग जो है वो फाइनेंसिंग कॉस्ट है, तो इंटरेस्ट को हम ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं बोलते। जो इंटरेस्ट होता है उसको हम ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं बोलते हैं, बिकॉज दैट इज योर फाइनेंसिंग डिसीजन, दैट इज नॉट योर ऑपरेटिंग डिसीजन। अपेरेंटली आपको एक गट फीलिंग आएगा कि भाई इंटरेस्ट भी तो तभी दे रहे हैं कि बिजनेस कर रहे हैं, वो ठीक है, बट एक्टिविटीज में अगर देखा जाए दिस इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, दिस इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और फाइनेंस के बगैर भी आप बिजनेस कर सकते हो अगर आप अपना पैसा लगाओगे। अगर आप अपना पैसा लगाओगे तो बिजनेस को क्या है, बिजनेस हमें देखना कि पैसा लगा के कितना कमा रहा है। वो पैसा अगर आपका होता तो इंटरेस्ट की बात नहीं आती, आपका है तभी इंटरेस्ट की, आपका नहीं है तभी इंटरेस्ट की बात आ रही है, बट बिजनेस का उसके साथ कोई लेना देना, ऑपरेशन का उसके साथ कोई लेना देना है। ऑपरेशन आपके पैसे से काम करेगा, वो पैसा आपका भी हो सकता है, बाहर वालों का, जो बाहर वालों का होगा तो इंटरेस्ट होगा। तो जब हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम इंटरेस्ट को फैक्टर इन नहीं करते, हम इंटरेस्ट को फैक्टर इन नहीं करते, इंटरेस्ट के बगैर हम देखते हैं कि कितना है, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसी को आप कॉस्टिंग में जब हम आगे जाएंगे, मैं आपको कॉस्टिंग के भी कुछ समझ, इसी को हम इबिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इबिट, इबिट, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इट इज व्हाट इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है इसमें से हम ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके क्या बन गया सर? ये जो कॉग्स वॉग्स तो ऑलरेडी आ गया, वो तो हो ही गया। ग्रॉस अगर पूरा देना है तो कॉग्स प्लस अगर कुछ और ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब आपकी सैलरी है, आपकी डेप्रिसिएशन है, आपके एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, जनरल एक्सपेंस है, वो सारे एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आपको नहीं लेना है। और क्या करना है, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो भी नहीं लेनी है। अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको नहीं लेना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑपरेशन से कितना कमाया, अगर मैंने एफडी कर ली है और एफडी पे भी मुझे 10,000 का इंटरेस्ट आ रहा है तो क्या वो मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? द आंसर इज नो। मेरे बिजनेस में प्रॉफिट आ रहा है तो क्या वो ऑपरेशन से आ रहा है? नहीं, वो तो मैंने पैसा लगा दिया है बैंक में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो इंटरेस्ट आपको आया वो नहीं आएगा। तो जीपी में से आपको सिर्फ ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करने हैं, तो आपको नॉन ऑपरेटिंग ना इनकम लेनी है ना ऑन ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेनी है। तो एग्जांपल मैंने आपको दिया, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो वो नहीं लेना। अगर आपको कुछ इंटरेस्ट मिल रहा है, सिंस दैट हैज नथिंग टू डू विद द ऑपरेशंस एक्सेप्ट फॉर अगर आप बैंक वाला काम कर रहे हो, वो तो नहीं कर रहे हो, आपने कहीं पे एफडी लगा ली, आपने कहीं पे इन्वेस्ट किया, वहां से डिविडेंड मिला, वहां से इंटरेस्ट मिला, वो बिजनेस तो नहीं है आपका। मेन बिजनेस है ट्रेडिंग करना। मेरे अगर रेडीमेड गारमेंट की शॉप है और मेरे पास कहीं जमीन थी, मैंने जमीन बेच दी, प्रॉफिट आया, वो मैंने बुक्स में डाल दिया, तो क्या मैं आप बोलोगे कि ये मेरा ऑपरेशन से आया? द आंसर इज नो। मेरे एफडी पे पैसा आया, मैंने शेयर में पैसा लगाया, तो वहां से डिविडेंड आ गया, वहां से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो क्या आप उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मानोगे? द आंसर इज नो, बिकॉज वो मेरा बिजनेस नहीं है। मेरा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट में डील करना। तो ना हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम लेते हैं ना हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेते हैं। तो इस तरह से आपका आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब हम इस लेकिन हिसाब से, ऑपरेटिंग इनकम्स तो आ सकती है ना, ऑपरेटिंग इनकम्स वो ऐड हो सकती है ऑपरेटिंग ना। इनकम अगर कोई बिजनेस से रिलेटेड ऑपरेटिंग इनकम है वो तो आपकी आ जाएगी, बट तभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर आपने एफडी कहीं पे की है दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम, अगर आपने कहीं डिविडेंड विविडेंड कहीं आ गया दैट इज योर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग आप इसको ऑपरेटिंग कैसे है? मैं बिजनेस कर रहा हूं तभी ये हो गया, दैट इज ऑपरेटिंग। अगर मैं बिजनेस, उसका बिजनेस ऑपरेटिंग के टर्म कनेक्शन नहीं ये हो सकती है ना, लाइक सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो कह सकते हैं हम है, ऑपरेटिंग इनकम। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इसमें आ जाएगा, क्योंकि दो वो जो है वो आप बोलोगे कि उससे प्रॉफिट आया, मैं वो बिजनेस नहीं कर रहा, बट सिंस फिक्स्ड एसेट भी इसलिए आ गए क्योंकि वो मेरे बिजनेस का पार्ट थे, वो आ जाएगा बिजनेस इसमें, का। ठीक है। जी जी। तो अब हमें इससे जो एक रेशो आ गई, दो रेशोज इनसे आ जाएंगी। पहले जो रेशो आएगी उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशो। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग रेशो। याद रखने के लिए आप इसको दिमाग में रखें। फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग, सॉरी, द नेम ऑफ द फॉर्मूला इज ऑपरेटिंग रेशो, बट देयर इज अनदर फॉर्मूला जिसका नाम है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो आप क्या करना, ऑपरेटिंग रेशो को आप दिमाग में रखना, इट इज खाली ऑपरेटिंग रेशो मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो, बट पढ़ना नहीं है उसको ऑपरेटिंग कॉस्ट, इसका नाम है ऑपरेटिंग रेशो। बट अगर इसका फॉर्मूला देखोगे इट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100, तो आप इसको बोलते हैं दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। वो आपको दिमाग में रखना याद। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स क्या बताएगा आपको कि ऑन एन एवरेज, कि अगर सपोज निकला 20-15%, तो इसका मतलब क्या है
सपोज नहीं ये निकलेगा 85%। इट मीन्स 100 रुपए की आप चीज बेच रहे हो, उसमें आपको जो ओवरऑल ऑपरेशन में कॉस्ट लगता है दैट इज 85 रुपीज आपको इसके लिए खर्चा लगता है। 85 की चीज नहीं पड़ी है, चीज हो सकता है 60 की हो, बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे बट विच आर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग प्लांट एंड मशीनरी का खर्चा पानी। ये आपको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है कि आप कितना और डिस्काउंट दे सकते हो। सर बस इसमें उसमें फिर आपको डायरेक्ट भी आता है, जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है इसमें वो भी सारा आता है। है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सारा आ गया ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या बन गया आपको, ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने कैसे दिखाया, जीपी में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करो, वो सारा आपका ऑपरेटिंग मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नीचे आ गए, प्लस डायरेक्ट हाँ ये आ गए डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जी इफ जी आई जी विल शो जीपी यू है ना। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए मैंने आपको क्या बोला, जीपी में से आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस लेस करोगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या बनेगी, कॉग्स, यहां से कॉग्स आया प्लस ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे, जी दोनों मिला के ऑपरेटिंग कॉस्ट आ गया। तो ओके 85 ओके इज कॉस्ट ऑफ दीज ऑल ऑपरेशंस ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय नेट सेल्स 100। मतलब 100 की जो सेल करो उसमें आपको 85 तो खर्चा ही होता है ऑपरेटिंग को लेके, बाकी कुछ नॉन ऑपरेटिंग हो सकता है। तो ये आपको देता है इंडिकेशन ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट का, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला बनेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम कॉग्स बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू बोलते हैं, कॉग्स प्लस प्लस ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। एक्सपेंसेस। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस मैंने आपको बताया है, एम्प्लॉयज की सैलरीज है, डेप्रिसिएशन है, एडमिन वेलफेयर है, ये सब चीजें हैं, ऑफिस एंड एडमिन, सेलिंग एंड रेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब वगैरह, तो भी इंटरेस्ट इंटरेस्ट याद रेंट रखो। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी बिल। क्या होगा, देखो ये बोलता है इतना कॉस्ट है, अब कॉस्ट के बारे में क्या होगा सर, जितना ये रेशो कम होगा, परसेंटेज कम होगा, उतना हमारे लिए अच्छा है, मतलब उतना हमारे पास मार्जिन है। 100 में से 85 कॉस्ट है, 100 में से 90 कॉस्ट है, 100 में से 95 कॉस्ट है, उतना आपका मार्जिन कम रहेगा। तो ऑपरेटिंग रेशो जितना कम होगा उतना आपके लिए अच्छा है, जितना ये ज्यादा है इतना आपके लिए मार्जिन कम है। एंड एफसी जीपी रेशो, फिर आएगा ऑपरेटिंग रेशो, फिर आएगा नेट प्रॉफिट रेशो, बिकॉज नेट प्रॉफिट रेशो में फिर क्या होगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी लेस हो जाएंगे, है ना। अच्छा, अब अगर मैं बता दूंगा सपोज मेरा नेट सेल्स था 4 लाख, ये क्वेश्चन कर लेते सिंपल सा, मेरा जो सेल्स था वो 4 लाख है, मेरा जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो 1,50,000 है, और मेरा जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो 50,000 है। जरा मुझे बताओ अभी जीपी रेशो कितना है, मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, व्हाट इज माय ग्रॉस प्रॉफिट, 4 लाख माइनस 1.5 लाख, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो 2.5 लाख इज माई जीपी, 2,50,000, 2,50,000 4 डिवाइडेड लाख बाय इंटू 4 लाख। मेरा जीपी रेशो आएगा। व्हाट इज माई ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग रेशो इज ऑपरेटिंग कॉस्ट इज 1.5 लाख प्लस 2 लाख ऑपरेटिंग 50,000 डिवाइड बाय 4 लाख, divided by 4 lakh into 100. दैट इज 50%। 2 divided by 4 to 1. ठीक है, तो Yes, ऑपरेटिंग sir. रेशो मेरा 50% आ गया, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो मेरा 250 डिवाइड बाय ये आ गया। ठीक है, अब इसी के साथ एक और है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। तो उसका फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करो, जीपी में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करो। अब यहां पे जीपी कितना था, 2.5 लाख, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना है आपका 50,000, तो नेट आपका कितना बना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना बना आपका 2 लाख डिवाइड बाय 4 लाख इंटू 100, दैट इज 50%। अब अगर आप लॉजिकली देखो कोई, अगर ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी 50 है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया आपका 50, सिंपल सी बात है ना। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपका निकला 85% पहले केस में, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हो गया 15%। अंडरस्टैंड, Yes, sir. इसको समझ आया जो मैंने लास्ट वाली बात बता दी, कि ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो या जिसको हम ऑपरेटिंग रेशो बोलते हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, अगर देखो कुछ नहीं है, जितना भी ऑपरेटिंग रेशो होगा 100 में से वो करो आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो होगा। बिकॉज जब आपने बोला मेरी सेल 100 है और मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट 85 है,
तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा 15। तो ये अगर 85% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा 15%। बिकॉज ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, सेल्स में से सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करूं तो आपका क्या आता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। जीपी होगा तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करेंगे, सेल्स होगा तो कॉग्स प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दोनों लेस करने पड़ेंगे, तो बचेगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट विच इज नथिंग बट सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो ऑपरेटिंग रेशो अगर आपको पता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। मैं ये क्यों बोल रहा हूं, एग्जाम में आपको बस ट्रिक लगानी पड़ती है कि भाई वो अगर इतना है माइनस ये करो, 85% ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है, आपको निकालना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आंख बंद करके 15% आपका आंसर आएगा। ठीक है, सर इसमें ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हम इनकम्स, ऑपरेटिंग इनकम्स भी ऐड कर सकते हैं ना? ओनली ऑपरेटिंग, वो तो ऑब्वियसली उसमें भी आएगा ना, ऑपरेटिंग हाँ हाँ कॉस्ट सर। में डिफरेंस करके ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो आ ही जाएगा ना। सेल्स प्लस ऑपरेटिंग इनकम, यस, अगर कोई अदर ऑपरेटिंग इनकम है वो ऐड हो जाएगी। ओके सर। नॉन ऑपरेटिंग हटा देना है, सिंपल सी बात है। हाँ बस खाली हमें ये कंसिडरेशन में रखना है, नॉन ऑपरेटिंग इसमें नहीं आएगा। नहीं, एक चीज मैंने गलत बताई यहां पे, जो मैंने आपको अभी बताया था कि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो है उसको हम नॉन ऑपरेटिंग ही मानते हैं फॉर दिस पर्पस। बिकॉज जब आप रेशो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट करते हो, हालांकि दैट हैज लिंक्ड विद द बिजनेस, बट अल्टीमेटली उसको भी हम नॉन ऑपरेटिंग मानते हैं, बिकॉज वो जो होता है वो इन्वेस्टिंग पार्ट होता है, वो ऑपरेटिंग पार्ट नहीं होता है। आपका जो मेन ऑपरेशन, मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, आपका मेन काम जो है वो है गुड्स को बेचना। अगर मेरा रेडीमेड गारमेंट का शॉप है तो मेरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी वहां पे मानी जाएगी, जो रेडीमेड गारमेंट, जीन्स, टी शर्ट्स, पैंट्स ये मैं बेचूंगा, उनको बोला जाएगा क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। वहां अगर मेरा सोफा रखा था कस्टमर के लिए, वो बेच के मुझे अगर लॉस हो गया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज नॉन ऑपरेटिंग इनकम, सॉरी नॉन ऑपरेटिंग लॉस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। और वहां से अगर मुझे प्रॉफिट हो गया, दैट विल बी कंसिडर्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, क्योंकि वो मेरा मेन मेन बिजनेस नहीं है ना, वो फिक्स्ड एसेट को बेचना। तो वहां से जो ये आपको याद रखना, ये सॉरी ये मैंने गलत बताया था, वो भी आपको नॉन ऑपरेटिंग मानना है फॉर द रेशियो एनालिसिस पर्पस। आप उसको बोल सकते हो उसका लिंकेज बिजनेस के साथ, बट अल्टीमेटली वो मेरी रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, वो भी आप अपनी डायरी पे नोट कर देना है, दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो अगर आपका लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ है तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालोगे तो उसको वहां पे हटा देना, उसको कंसिडर नहीं कर देना। ठीक है, सर डेप्रिसिएशन उनका आपने बोला शायद इंक्लूड करना है। डेप्रिसिएशन, हाँ डेप्रिसिएशन जो है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बट लॉस जो है ऑन सेल ऑफ एसेट, देखो एसेट आपने लाया उससे आपने बिजनेस करना ही करना है, दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। डेप्रिसिएशन जो है जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी आपको दिखाऊंगा, वहां पे भी डेप्रिसिएशन हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस ही मानते हैं। डेप्रिसिएशन बारे में एक और नोट करना है, ये एक बार एक एसएसबी के एग्जाम में आया था, डेप्रिसिएशन इज व्हाट, ब्लैंक आएगा, चार ऑप्शन देंगे, इसको लिख लेना लाल, नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन आंसर है। डेप्रिसिएशन इज एक आएगा नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसमें चार बन सकते हैं। तो आप बोलोगे यार ये तो नॉन कैश है ही, इतना पता है, ये नॉन ऑपरेटिंग भी है, बट नहीं, दिस इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन अच्छा कैश सर। ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बिकॉज सर जो आपने प्लांट एंड मशीनरी लाया उससे आप बिजनेस ही कर रहे हो ना, तो दैट इज एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर से, तो वो खर्चा आप एलोकेट करते हो। बट अगर उस प्लांट एंड मशीनरी को बेच के आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ, दैट इज नॉन ऑपरेटिंग, बिकॉज आपका वो काम नहीं था उस फिक्स्ड एसेट को बेचना खरीदना, आपका वो काम नहीं था। मैं रेडीमेड गारमेंट वाला हूं, मेरे लिए फर्नीचर जो है दैट इज अ फिक्स्ड एसेट, तो उस पे उसको अगर मैं बेचूंगा वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। बट अगर मेरा फर्नीचर शॉप ही है तो वहां पे अगर मैं फर्नीचर बेच रहा हूं तो वो मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। तो वो आपको अभी यहां पे रेशोनेंस के लिए याद रखना, पहले ये कंसेप्चुअली याद रखना, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, फाइन। देन कमिंग टू द रेशियो एनालिसिस पार्ट, तो आपको याद रखना है कि डेप्रिसिएशन इज एन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो जब मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालूंगा तो इसको कंसिडर करूंगा। बट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट जो है दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस,
सिमिलरली प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एन एसेट दैट इज अ नॉन ऑपरेटिंग इनकम, उसको मुझे कंसिडर नहीं करना है फॉर रेस्पेक्टिव रेशियोज। रेस्पेक्टिव रेशियो जैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, अगर आप वहां से लोगो तो जीपी में से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट लेस करना है। बट अगर आपको नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट दिया है सपोज 100 रुपया, नेट प्रॉफिट दिया है 1 लाख रुपया, फिर बोला है कि आपको प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट हुआ था 10,000 रुपया, तो आप बोलोगे कि मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था, सपोज इंटरेस्ट कुछ नहीं है, आपको मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो था 90,000 की, 10,000 तो मैंने नॉन ऑपरेशन से कमाया, वो मैंने ऑपरेशन से थोड़ी कमाया, ऑपरेशन से मैंने 90,000 कमाया, 10,000 तो मैंने वो फिक्स्ड एसेट बेचा वहां से कमाया, फिक्स्ड एसेट बेचना मेरा बिजनेस नहीं है, तो उसको आपने नॉन ऑपरेटिंग अंदर करना। समझ आया दोस्त? हाँ इरम समझ आया? yes sir, या yes आप sir. नोट कर दो दो चीजें, एक तो मैंने ये बोला डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस, दूसरा लिख लो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो Non-operating लॉस activity. इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, Non-operating in. अगर आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालना है तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस लोगे, उसमें आप ये लॉस नहीं लोगे। बट अगर उल्टा होगा, नेट प्रॉफिट से आपको कैलकुलेट करना है, तो ये नॉन ऑपरेटिंग को आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अभी शायद हल्का सा कम समझ आएगा, जब मैं आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट बताऊंगा, वहां पे जब मैं लिंकेज करा दूंगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैसे निकालते हैं कैश फ्लो, तब मैं और डिटेल में इसको समझा दूंगा। ठीक है, चलो अब हमारा एक लास्ट वाला कॉन्सेप्ट बचता है इसका। सर इसका दूसरा मेथड भी हो सकता है ना, अगर हम नेट सेल्स लेंगे उसमें से ही ऑपरेटिंग कॉस्ट डिडक्ट करेंगे। कितने भी तरीके हो सकते हैं, डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्या निकालना है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे कल हमने वर्किंग कैपिटल को देखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड दिखा था ऐसे निकालो, वो नहीं है तो करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज कर लो, जो क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से आप रिक्वायर्ड देख लो आपको क्या निकालना है। कान को पकड़ना है भाई, लेफ्ट लेफ्ट कान को पकड़ना, आप चाहे ऐसे पकड़ लो या ऐसे पकड़ लो, पकड़ना है। और लेफ्ट कान जब मैं बोलूंगा तो आपको यही पकड़ना है, ये नहीं पकड़ोगे, ये पकड़ोगे तो गलत करोगे। ठीक है, अब लॉस कंसेप्ट है इसका प्रॉफिटेबिलिटी में, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आप बहुत सुनते होंगे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आरओआई आरओआई आरओआई, आपका आरओआई कितना है कि जो इन्वेस्टमेंट लगाई है उस पर कितना का पैसा कमा रही है बिजनेस, बिजनेस कितना कमा के दे रही है। अब कल मैंने आपको बताया था एक कॉन्सेप्ट कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड में मैंने आपको क्या बताया, शेयर होल्डर का कितना पैसा है प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी है, ये पूरा Long term. पैसा ये बिजनेस में लगा है, इस पे कंपनी कितना कमा के दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका फॉर्मूला बनेगा इबिट, क्या बोलते हैं, इबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, इबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ये क्या बोलते हैं कि बिजनेस जो है, बिजनेस कितना कमा के दे रही है, इबिट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अगर आप देखोगे अभी मैंने आपको बताया था इट वाज नथिंग, अब क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, कि सारा लेना है इंटरेस्ट और टैक्स छोड़ के। जैसे अभी हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकला था उसमें बस इंटरेस्ट हमने नहीं लिया था। ठीक है, तो बट इसमें आप क्योंकि बिजनेस कमा के दे रहा है तो इसमें हम नॉन ऑपरेटिंग और सब कुछ ले लेंगे, बट सिर्फ इंटरेस्ट नहीं लेंगे, इंटरेस्ट छोड़ के। बिकॉज इंटरेस्ट क्यों नहीं लेंगे, बिकॉज कैपिटल एम्प्लॉयड में हम वो लॉन्ग टर्म डेट भी दे रहे हैं जिसपे इंटरेस्ट दे रहे हैं, सिर्फ वो डिनोमिनेटर में है पर उसकी इनकम इंटरेस्ट में भी आ जाएगी। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्ट मींस इबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना पैसा लगा बिजनेस में। सपोज आपका जो है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स है 1.5 लाख रुपया, और आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड दैट इज शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट 12,45,000 है, तो आपका बनेगा 1.5 लाख डिवाइड बाई 12,45,000 इंटू 100, वो आपका बनेगा क्या बोलते हैं इसको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, ये कौन इंटरेस्ट होगा, जो लॉन्ग टर्म प्रोवाइडर्स होंगे जैसे डिबेंचर होल्डर होंगे, बैंक हो गए, वो देखेगा आरओआई कितना है इस बिजनेस का। एक दूसरा होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटीज के लिए कितना कमा रहे हैं, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम इंटरेस्ट भी लेस करेंगे और यहां से सिर्फ शेयर होल्डर फंड लेंगे कि भाई अर्निंग बिफोर टैक्स कितना है, ठीक है, या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, इक्विटी अर्निंग अवेलेबिलिटी इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स फंड, वो आपका निकलेगा अर्निंग अवेलेबिलिटी, दैट इज रिटर्न ऑन। ठीक है, क्योंकि इक्विटी को पता है कब मिलेगा,
टैक्स भी लेस करके होगा, इंटरेस्ट भी लेस करके होगा। बट यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखा रहे हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्ट का फॉर्मूला क्या, एबिट डिवाइड बाई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में दोनों आते हैं, लॉन्ग टर्म भी आता है और शेयर होल्डर्स फंड भी आता है, तो वो सब, और ऊपर से आएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट का नेट प्रॉफिट जो है उसमें आप इंटरेस्ट ऐड कर लो, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट। मैंने आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला पढ़ाना है, उसमें ये और क्लियर हो जाएगा। सर ये जो है ना, ये एबिट एबिट में हमें सब कुछ लेना होता है, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सब कुछ, सब लेना है इंटरेस्ट छोड़ के। इंटरेस्ट के बिजनेस बगैर कुछ। में कितना कमा रहा है इंटरेस्ट से पहले, क्यों? इंटरेस्ट भी क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट जिसके लिए है वो भी नीचे कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड है। जब अर्निंग है, रिटर्न ऑन इक्विटी हम करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इक्विटी के लिए कितना कमाया, तो नीचे क्या रहेगा डिनोमिनेटर, सिर्फ शेयर होल्डर। इनको क्या मिलता है आपको पता है, शेयर होल्डर क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट में से टैक्स लेस करो, जो बचेगा वो मिलेगा। तो अर्निंग बिफोर इट्स लाइक दिस। मैं आपको दिखाता हूं, वो एक्चुअली मैंने आपको, मैं ही पढ़ाऊंगा या फाइनेंशियल मैनेजमेंट कोई और फैकल्टी पढ़ाएगी, उसमें ये चीज रहता है। इट्स लाइक दिस, सेल्स, मुझे अभी पूरा याद नहीं आ रहा है, बट आई विल ट्राई टू राइट दिस, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसको बोलते हैं मार्जिन। क्या बोलते हैं? मार्जिन। ठीक है, इसमें लेस करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट मत है। हाँ कॉस्ट बोलो या वेरिएबल कॉस्ट बोलो, तो दैट्स आपका मार्जिन। उसके बाद ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये सब कुछ लेस करो, बिफोर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, तो आपका आता है एबिटा। जब मैं इंशाल्लाह पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाऊंगा तब मैं समझाऊंगा। एबिटा, एबिटा को क्या बोलते हैं अगर आप बोलोगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। ये हम देखते हैं जब भी हम किसी कंपनी में पैसा लगाना, हम कहते हैं इसका एबिटा कितना, एबिटा पे हम वैल्यूएशन करते हैं। एबिटा से फिर लेस करते हैं डेप्रिसिएशन, क्या करते हैं, लेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, तो क्या बनेगा पीछे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर क्या करते हैं, लेस इंटरेस्ट, पीछे क्या बचा, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर करते हैं लेस टैक्स, तो क्या बना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, फिर करते हैं लेस अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है, फिर क्या बचा पीछे, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, दिस इज हाउ इट वर्क्स। इंशाल्लाह फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको डिटेल में समझा। यहां पे अभी क्या देखना था हमें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो एबिट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कितना कमा रहा है बिजनेस, किन के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन थे आपके, शेयर होल्डर्स और ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वाले, तो ये विल बी देयर प्रॉफिट, क्योंकि ये सब उनके लिए जाएगा डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, क्योंकि टैक्स और वो सब चीजें उसके बाद वाली फिगर्स है। चलो इतना ही कर ले। सर जो ROI है ना सर, हाँ, ROI और सर ROC जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसमें कोई फर्क नहीं लगती है, फिर इसमें क्या फर्क है सर? नहीं यही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट रिटर्न ऑन इक्विटी, ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो दोनों एक, देखो फॉर्मूला भी सेम होगा। अब सर कैपिटल इसका एम्प्लॉयड में आपको, कैपिटल सर एम्प्लॉयड में अगर आपको याद रखना है, कैपिटल एम्प्लॉयड में यूजुअली जो हम लेते हैं एवरेज कैपिटल लेते हैं। क्या लेते हैं, एवरेज कैपिटल लेते हैं। ठीक है, मतलब अगर दिया है तो क्या एवरेज कैपिटल लेंगे, नहीं लेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड बोले। आप दोस्त कुछ बताना चाह रहे थे, मैंने आपकी बात काट ली। सर जो ROI है, ROI इसमें एक और कंसेप्ट है वो रोटा, जो ROI इज ऑलवेज इक्वल टू रोटा, दैट इज रिटर्न ऑन टोटल एसेट्स। एंड दूसरा जो है ROC, दैट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज आल्सो नोन एज रोना, रिटर्न ऑन नेट एसेट्स। सर इसमें मुझे लगता है, बताओ बताओ। सर मुझे लगता है फर्क है थोड़ा बहुत, क्योंकि ROI जो है, ROI एबिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स हम जब लेते हैं, उसमें तो टोटल एसेट्स में तो करंट लायबिलिटीज हम डिडक्ट नहीं आरओआई कर। का फॉर्मूला इज दिस, आरओआई का फॉर्मूला इज जो मैंने आपको वो बताया, रिटर्न ऑन एबिट सर है डिवाइडेड बाय। सर बहुत सारी ठीक है, बुक्स पे मैंने इस पे देखा है, बहुत सारी बुक्स पे, लेकिन एक बुक पे ये डिटेल्ड है कि जो ROI, डिफरेंस बिटवीन ROI एंड ROC, ठीक है, वहां पे तो वो डिटेल में बताता है कि ROI जो है वो रोटा है, एक्चुअली रोटा है, यानी कि रिटर्न ऑन एक काम टोटल। एक काम कर लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, इसको पास कर लेते हैं अभी।
इतना याद रखो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आरओआई अगर आएगा तो यू विल यूज द फॉर्मूला एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉय, ठीक है। फर्दर आप क्या कर देना, तो आप मुझे वो भेज देना पेज अलग से मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे भेज देना, तो मैं इसको देख लूंगा जो भी आप रेफरेंस बोल रहे हो, या उसके बगैर भी मैं इसको पढ़ूंगा, कुछ डिफरेंट होगा फ्रॉम दैट तो हम इसको कल वाले लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए कंफ्यूज नहीं करेंगे, अभी के लिए हम ये फॉर्मूला रखेंगे, आरओआई इज इक्वल टू एबिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड से मुराद शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म है। कल मैं भी पढ़ के आऊंगा, कुछ और होगा इसमें, और जो बुक्स का रेफरेंस आप दे रहे हो वो भी पढ़ेंगे, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी करेंगे, कुछ और होगा और एड ऑन करने के लिए वो हम कल करेंगे, बिकॉज अभी मुझे भी जो क्लैरिटी नहीं आ रही आप क्या बोल रहे हो सकता है आप सही होंगे, और आपको भी मुझे अपेरेंट लग रहा है कि उतना क्लियर अभी आपको क्लिक नहीं हो रहा कि बुक में एग्जैक्टली क्या लिखा था, समझ आई बात। तो बेहतर होगा कि अगर हम अभी इसमें डिस्कस करेंगे कोई सोल्यूशन दिखेगा नहीं, तो मैं भी पढ़ के आऊंगा कल जो भी आप बात कर रहे हैं, या तो आप मुझे बुक्स का लिंक भेजना, या मैं अलग से पढ़ूंगा, कि मैं भी जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ मैं भी आपकी ये जूनियर चावला वाली बुक जो है 12th के लिए उसी से पढ़ा रहा हूँ, और जो मैं सिलेबस देख रहा हूँ मेजरली इन्होंने 12th का पार्ट भी पूरा कॉपी कर दिया था, तो उसमें तो यही चीज लिखी है। और हम जब ऑफिस में आरओआई निकालते हैं हम ऐसे ही निकालते हैं। सर मैं आपको 12th वही बात बता स्टैंडर्ड, रहा हूँ, जी मैं सर आपको वही बात 12th बता रहा हूँ दोस्त, आप मुझे वो स्क्रीनशॉट्स भेज देना जिस बुक का आप रेफरेंस बोल रहे हो, और मैं भी इसको पढ़ूंगा, कल इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके सर। कोई और डाउट? दैट विल बी बेटर ना, आप बुक से पढ़ के बात करेंगे, बिकॉज अभी हम बात करेंगे तो ना मुझे पूरी क्लैरिटी है ना आपको अपेरेंटली मुझे क्लैरिटी लग रही है दोनों के डिफरेंस में, तो बेहतर है कि हम बुक्स पढ़ेंगे, वहां से जो समझ आएगा वो डिस्कस करेंगे, ताकि जो याद रहेगा कंफ्यूजन ना रहेगी कि एग्जैक्टली उस दिन क्या बात हो गई थी। बट फिलहाल के लिए आप ये याद रखो, आरओआई एबिट डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो पर से हमारा रेशियो एनालिसिस कंप्लीट हो गया, सिवाय ये एक जो कंफ्यूजन होगी आरओआई आरओसी, तो इसको लेके कल वाली सेशन में हम डिस्कस करेंगे। और कल हो सकता है क्लास ना हो 8:30, क्योंकि मेरा थोड़ा रहता है कुछ और कमिटमेंट्स भी, वो मेरे सैटरडे भी है, वो मेरे संडे भी है, संडे ऐसे भी हमारी क्लासेस होती नहीं है। तो आप लोग क्या दिन में घर पे ही होते हो, जो है एटलीस्ट हम 7 बजे लाइव देते हैं, कि आप लोग पहले मैं सेशन को बंद करता हूं बिकॉज ये बाकियों के रिलेवेंट नहीं है,